नमस्कार। सत्यहिंदी.com के मेरे इस प्रोग्राम पूरा सच में आपका स्वागत है। बहुत जोर की खबर है इन दिनों के चुनाव थोड़ा पहले कराए जाएंगे। मोदी जी शायद इस राय के हैं कि चुनाव थोड़ा पहले हो जाए या दिसंबर के आसपास। और ऐसा माना जा रहा है कि अफसरों को कहा भी गया है कि आप तैयारी कीजिए। पार्टी तो हमेशा चुनाव मोड में रहती है। इसके पीछे लॉजिक ये दिया जा रहा है कि अभी जो जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, तेलंगाना, उत्तर भारत के अन्य राज्य, वहां पे बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। खास करके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में तो खैर कोई स्थिति है नहीं। इससे जो असर पड़ेगा वो नेशनल पड़ेगा, ये माना जा रहा है। लिहाजा मोदी जी जल्दी चुनाव कराएंगे का मतलब 4 महीने पहले खींच के लाएंगे। इसमें थोड़ा दम है। थोड़ा दम इसलिए है कि आपने इधर हाल के दौर में देखा होगा, सरकारी रिपोर्ट्स आने लगी। सरकारी रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि साहब अनाज का बम्पर प्रोडक्शन हुआ है। और ये बात सच है कि अगर 330 मिलियन टन हुआ है तो बम्पर प्रोडक्शन है। ये भी सच है कि अगर 136 मिलियन टन चावल हुआ है तो ये बम्पर है। और अगर 112 मिलियन टन गेहूं हुआ है तो ये भी बम्पर है। ये भी कहा जा रहा है कि शुगर केन प्रोडक्शन भी काफी अच्छा हुआ है। अगर हम ये सारी बातें मान लें तो किसान की बल्ले बल्ले होनी चाहिए। ये भी खबर आ रही कि साहब ईपीएफओ में जो और एम्प्लॉयमेंट टैक्स उसमें आपके जो एम्प्लॉयमेंट के वो होते हैं, उसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें काफी अच्छी तादाद बढ़ी है। यानी कि रोजगार मिल रहा है, क्योंकि मोदी जी की सबसे कमजोर जो नस है वो रोजगार ना होना है। इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। ये मोदी के लिए सबसे नकारात्मक है। अब इसका दूसरा पक्ष देखिए। हम आपको जो हकीकत बताने जा रहे हैं वो दूसरी। हाल के दौर में आपने देखा, और राम मंदिर के बारे में भी स्टेटमेंट जो उनके पुराने पीएमओ के में सेक्रेटरी थे, उनका भी, जो कि इस समय वहां है, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट में है, उनका भी कहना है कि साहब मंदिर बन रहा है और लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो एक तरफ मंदिर बनेगा, एक तरफ ये सब फिगर्स आनी शुरू होंगी। इसके ठीक उलट मुझे जो लग रहा है कि मोदी जी जल्दी चुनाव कराएंगे 4 महीना पहले, इसके पीछे का कारण दूसरा है। मोदी जी के पास इस समय अकाउंट में जो यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, तो उस समय रूस से जो पेट्रोलियम आया, तो हमारा पेट्रोलियम सब्सिडी कम तो हुआ ही, माला माल हम हो गए। हमने उसको रिफाइन किया और रिफाइन करके यूरोप मार्केट में भेजना शुरू किया। तो काफी कुछ पैसा उससे आया है। 3 F होते हैं सब्सिडी के: फर्टिलाइजर, फूड एंड फ्यूल। फ्यूल का आपने हाल सुन लिया। फर्टिलाइजर भी इंटरनेशनल मार्केट में जो यूरिया $1100 पर टन होता था, वो $500 हो गया है। काफी कम हो गया है। तो फर्टिलाइजर बिल भी कम हो गया है। फूड में आपने देखा कि 5 किलो अनाज खत्म हो गया है। लिहाजा उसकी भी जो बचत होगी, कुल मिला के जो बजट में आया था उसके हिसाब से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए इससे बचेंगे। मनरेगा का आपने खर्च कम कर दिया, उससे बचेंगे। और अन्य कई इस तरह के खर्चे कटौती किया है, जिसकी वजह से पूरा फूड सब्सिडी जो है वो 4 साल में सबसे कम रहा है। तो उसकी वजह से करीब, मेरा अपना कैलकुलेशन है कि 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास होंगे। अब जरा सोचिए, कल अगर वो अनाउंस करती है कि हर बेरोजगार को, और भारत में इस तरह के वर्ग 80 करोड़ अगर हम मान लें, तो यूं मान लीजिए कि 16 करोड़ ऐसे परिवार होंगे। अगर वो कहें कि बेरोजगार को, हर बेरोजगार को हम भत्ता देंगे, ये घोषणा हो जाए, तो चुनाव जीतना का कितना आसान हो जाएगा। 16 अगर 16 करोड़ परिवार हैं तो हर घर में ये कहा जाए कि 1250 रुपया महीना देंगे, और सरकार के पास ये 3 लाख करोड़ हैं, अगर आप इसको डिवाइड करिए तो आपको आएगा कि करीब 20,000 रुपया
हर परिवार को साल भर के अंदर दिया जा सकता है। तो 1600 आप अगर 1200 देते हैं, तो आप इसको 1.5 साल खींच सकते हैं। तो मोदी जी रेवड़ियां बांटेंगे और रेवड़ियां बांट के चुनाव करा देंगे, जो कि उन्हें 2019 में किसान सम्मान निधि को लेके किया था। तो वो सिंपल सी थ्योरी है कि मोदी जी इसकी कोशिश करेंगे। दरअसल क्या हो रहा है कि मोदी जी की मकबूलियत अब धीरे-धीरे कम होने लगी है। वो तो समझ रहे हैं कि जब हमको कोई पैर छू रहा है, विदेश में स्वागत कर रहा है, तो भारत में लोग के सीना चौड़ा हो जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि जब ये खबर आ रही है कि दुनिया का कोई नेता नहीं है, जो कि अपने स्वागत का पिक्चर अपने ट्विटर हैंडल पे डालता हो। कोई नेता नहीं है, दुनिया का कोई नेता ये नहीं करता है। मतलब ये गरिमा के खिलाफ है कि आपका स्वागत कोई कर रहा है, तो उसको भी आप भुनाने की कोशिश करें। तो देश की जनता अब ये समझने लगी। अब ये समझ रही कि हल्कापन काफ़ी हो रहा है और भारत में हम नेता को भगवान तो बनाते हैं, लेकिन भगवान से अपने आप हल्केपन की अपेक्षा नहीं करते। ये हल्कापन धीरे-धीरे बैठता जा रहा है। किसानों में बेरोजगारी जो लड़कों में है उनके उसको लेके। अब जो सबसे बड़ा मोदी का की भूमिका है जिससे नाराजगी है, लेकिन अपोजिशन नासमझ है तो उसको पकड़ नहीं पा रहा है, वो क्या है? आपने अभी मैंने आपको बताया कि आज की खबर है, ये कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस नोट इश्यू किया था कि इफरात अनाज हुआ है, रिकॉर्ड 303 मिलियन, 330 मिलियन। भारत में करीब इसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये जरूरत से करीब 70-80 मिलियन टन ज्यादा है। आप एक्सपोर्ट करते तो अच्छा पैसा किसानों को हमारे मिल जाता। लेकिन आपने 2 साल से एक्सपोर्ट गेहूं का बैन कर दिया है, चावल का बैन कर दिया है, चीनी का बैन कर दिया है। जानते हैं क्यों? ताकि मध्यम वर्ग जो चिल्लाता है महंगाई महंगाई को लेके, और खास करके गेहूं की महंगाई उसको बहुत नजर आती है। गेहूं के रेट आपको पिछले 3 महीने में अगर आप देखेंगे, बल्कि 6 महीने में, तो 9% गिर गए। तो किसानों का फायदा ना हो, लेकिन वोट महंगाई का वातावरण ना बने, इसके लिए मोदी जी ने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। बड़ा अच्छा मार्केट था 2 साल में, इतना अच्छा। यूक्रेन वार के बाद तो काफी हो गया। चावल हमारे पास इफरात है, गेहूं इफरात है, सरकारी गोदामों में इफरात है। अगर आप कर सकते थे कि इधर से एक्सपोर्ट करते, किसान मालामाल होता, और उधर आपके गोदाम में जो चावल है और गेहूं है उसको आप मार्केट में छोड़ देते, तो प्राइस भी स्टेबलाइज हो जाता, किसानों की भी बल्ले बल्ले होती। लेकिन आपने ये नहीं किया। आपने किसानों को भिखमंगा बना के उसको 6,000 रुपया हर 4 महीने पे, 17 रुपया रोज, जिसमें उसका परिवार चाय भी ठीक से नहीं पी सकता, आपने उसको भिखमंगा बना दिया। उसकी जेब से जो उसका जेन्युइन कमाई थी गेहूं में, वो अच्छा खासा पैदावार करके, और इस साल अगर एक्सपोर्ट खोल देते तो वो कमाता, चावल में धान में कमाता। लेकिन आपने उसको बंद कर दिया क्योंकि चुनाव पे असर पड़ेगा। सिर्फ आप ये जानते हैं कि चुनाव ही तो उद्देश्य है। तो लिहाजा किसान को आप क्या करें, उसके बेटे को कभी एक वो करेंगे, एक आयोजन करेंगे, और किसान के बेटे को कहिए पैर छू ले कि ये तो हमारा अन्नदाता का बेटा है। और ये ड्रामा के बाद आप क्या करेंगे कि उसको 1,200 रुपए महीने का एक वो पकड़ा देंगे कि तुम्हें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। एक चुनाव इससे जीत सकते हैं। लेकिन जो नुकसान किसानों का होगा कि वो भिखमंगा हो जाएगा और याचक हो जाएगा आपका, अपना सीना तान के ये नहीं कहेगा कि ये हमारी अपनी कमाई है, ये मोदी जी का दिया हुआ नहीं। ये पूरी स्ट्रेटजी इस पे चली जा रही है। हमारे अपोजिशन की मुश्किल ये है कि उसको ये समझ में नहीं आता। इतना बड़ा मुद्दा है ये कि किसानों की जेब खाली कर दिया, और फिर उसको कुछ पान पत्ता खाने के लिए 5 रुपया पकड़ा दिया। ये पूरी इकोनॉमी है। लेकिन आपको विपक्ष को ये बात समझ में नहीं आती। आप जरा सोचें, अगर ये किसान इतना पैदा कर रहा है तो एक्सपोर्ट खोलने में क्या दिक्कत है? एक्सपोर्ट खोलेंगे तो वो किसान वहां बेचेगा। आपके गोदाम में काफी है, आपके गोदाम में कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, इससे ये होगा कि एक्सपोर्ट खुलेगा तो यहाँ के भी भाव बढ़ेंगे,
तो आप अपने गोदाम से, जैसे पिछली बार आप देखिए इस किसानों को कितनी तरह से सजा दी जाती है। जैसे ही गेहूं के भाव बढ़ने लगे तो 5 मिलियन टन सरकार ने अपनी तरफ से मार्केट में छोड़ दिया, प्राइजेस नीचे आ गई, महंगाई कम हो गई, वोट के लिए जो वातावरण बनता वो तैयार हो गया। महंगाई नहीं होनी चाहिए, महंगाई, लेकिन महंगाई के लिए आप एक्सपोर्ट खोल के अपने गोदाम खोल दें, पहले एक्सपोर्ट खोले, एक्सपोर्ट से उसको जाने दें ऊपर, उसको अच्छा खासा विदेश से पैसा मिलेगा, आपका कुछ भी नहीं जा रहा है, लेकिन तब तो किसान मजबूत हो जाएगा ना। किसानों के साथ दोहरी मार पड़ रही है, गेहूं के प्राइस बढ़ेंगे तो माहौल खराब होगा, लिहाजा मोदी जी उसको एक्सपोर्ट बैन जारी रखेंगे, चावल पे भी, गेहूं पे भी और चीनी पे, जबकि चीनी हमारे यहाँ करीब 6 मिलियन टन ज्यादा है इस समय प्रोडक्शन से, लेकिन वो किसान उसका लाभ नहीं ले सकता, वो फैक्ट्रियां उसका लाभ नहीं ले सकती। उसी तरह गेहूं का है कि गेहूं आप एक्सपोर्ट करते तो किसान को अच्छा खासा लाभ मिलता है, पर वो नहीं। तो अब आप करेंगे क्या? चुनाव थोड़ा पहले कराने के लिए राम मंदिर दिखाएंगे, रेवड़ी देंगे, लेकिन जो मोदी जी रेवड़ी बांटते हैं वो रेवड़ी नहीं होती, किसान सम्मान निधि रेवड़ी नहीं है, सिर्फ 17 रुपया रोज देते हैं, सच में रेवड़ी भी नहीं मिलेगी, वो रेवड़ी नहीं, 17 रुपया रोज देना। लेकिन अगर कोई और दूसरी सरकार जो गैर भाजपा हो, वो अगर यही करे तो वो रेवड़ी कही जाती है। तो मोदी जी तैयार हैं, 3 लाख करोड़ का इनके पास जो सब्सिडी कम की है, मनरेगा में जो 99,000 करोड़ का बजट खर्च हुआ था, उसको घटा के आपने 60,000 करोड़ कर दिया, वो बचा आपका। इसी तरह तमाम सब्सिडीज, आपका फर्टिलाइजर का बच गया क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ गए, फूड सब्सिडी आपने पहले से ही कम कर दिया है, तो आपका 3 लाख करोड़ जो बचने जा रहा है वो बड़े आराम से आप रेवड़ियां बांटने में खर्च करेंगे और चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। उनको, किसानों को, गरीबों को भिखमंगा बना देंगे, लेकिन वो शान से जिए, वो शान से अपने प्रोडक्ट का पैसा ले, अपना जो गेहूं है उसका पैसा ले, वो नहीं करेंगे क्योंकि वो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, वो राजनीतिक रूप से देखेंगे तो मोदी जी को उसमें नुकसान होगा। लिहाजा ये बात सच है कि चुनाव होंगे। मेरा दूसरा चिंता ये है कि साउथ इंडिया में तो बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन नॉर्थ इंडिया में हिंदुत्व का और जो कम्युनल पैशन है, ये खेल मोदी जी की जो सरकार है, इस खेल पे अभी भी उसको भरोसा है, तो पॉलिसीज जो होंगी एक बार फिर से वो सब शुरू होगा जो कि कम्युनल पोलराइजेशन करे। कम्युनल पोलराइजेशन अगर हो गया तो फिर हो सकता है कि मोदी जी को, तो उसपे एक तो राम मंदिर प्रतीक हो गया, लेकिन इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो बहुत सिंपल सी होंगी कि तनाव होगा, तनाव बढ़ेगा तो पोलराइजेशन होगा, और तब जो कास्ट वाला होता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर पूरा हिंदू एक साथ हो जाए तो ये तो 80% है, 79.6% है, मोदी जी को फिर क्यों मिलते हैं 38% वोट? तो मोदी जी की कोशिश होगी कि हिंदुत्व वोट बने, और उसके लिए आपको कम्युनल पैशन को हीप अप करना पड़ेगा। मोदी जी कितना कर पाते हैं, ये सरकार कितनी कर पाती, भाजपा कितनी कर पाती है, ये उस डिपेंड करेगा। लेकिन आने वाले दिनों में भाजपा की एक कोशिश होगी कि हिंदू मुसलमान काफी तेजी से बढ़ाया जाए, और अगर ये तेजी से बढ़ जाएगा तो इनके सफलता के लिए बहुत दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नीचे का वर्ग, मुझे याद आता है हिटलर ने मैन काम्फ में पेज नंबर 151 पे एक बड़ी बढ़िया बात कही थी। कहा था, देखिए हमारा टारगेट बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं, जो इंटेलेक्चुअली बहुत नीचे के लोग होते हैं, बहुत दूर तक सोचते नहीं है, बहुत रेशनल थिंकिंग नहीं करते हैं, हमारा टारगेट वो होना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ भी टारगेट वही लोग हैं जो नीचे के हैं, और वो ये जानते हैं कि डायरेक्ट उसको 1,000 पकड़ा दो, पीछे से उसके सारा का सारा निकाल लो, वो समझ नहीं पाएगा। तो कोशिश ये है कि इनको रेवड़ियां पकड़ाओ, मीठी हो, सुगंधित हो, लेकिन उसके जेब से कितना निकल गया है, उसके बेटे की नौकरी नहीं लगी है, ये बात समझ में उसके नहीं आएगी।
जो हिटलर ने कहा था वो बहुत एक्सपीरियंस के साथ कहा था मेरे ख्याल से, और एक स्टेज पे वो सफल भी हुआ। शायद यही कमोबेश यहाँ पे भी लागू हो रहा है कि किसी तरह से जो सब्सिडीज वगैरह हैं ये सारे कम कर, और उसमें अचानक कहो कि भाई तुम्हारे गरीब गरीब का बेटा वो बेरोजगार है, अरे मेरा तो दिल फट जाता है। और ये कह के आप उनको एक बेरोजगारी भत्ता देना शुरू करेंगे, वो गालिबन 1,000 रुपया हो, 1,200 रुपया हो, क्योंकि चुनाव जीतना है, उसके बाद तो देखा जाएगा क्या होता है। तो एक तरफ हिंदू मुसलमान कर दो, हिंदू मुसलमान से अगर बच जाओ तो अगला अगला जो वो हो डोज हो वो हो आपके रेवड़ियों का। ये दो चीजें बहुत साफ नजर आ रही है जो इस चुनाव में अर्ली करेंगे तो ये ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि अल नीनो का असर इस समय मौसम पे पड़ रहा है। ये तो किसानों का कमाल कहिए कि वो इसके बावजूद फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। कोरोना ऐसे दौर में भी किसानों ने अपना काम नहीं छोड़ा और फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ता रहा। तो ये उसका जज्बा है, लेकिन उसको आपने रीपे कैसे किया? किसानों ने तो प्रोडक्शन बढ़ाया कोरोना में, लेकिन आपने उसका एक्सपोर्ट रोक के, वो जब 22 रुपए उसका बिकने लगा था, 22 रुपए क्विंटल बिकने लगा था, 2500 रुपए बिकने लगा था, एक्सपोर्टर उसके दरवाजे से ले जाता, धीरे से आपने कहा एक्सपोर्ट बंद, क्योंकि लोकल मार्केट में गेहूं का भाव बढ़ना था। और ये सेंटीमेंट महंगाई वाला जो होता है ये सरकारों को गिराने के लिए काफी होता है। तो मोदी जी को चिंता उस मिडिल क्लास की थी या उस माहौल की थी जिसमें महंगाई ना आए। अरे महंगाई ना आए इसके लिए आप अपने गोदाम वाला खोल देते, जो अभी खोला है आपने 5 मिलियन टन, आप उससे खोल के महंगाई कम कर सकते हैं। लेकिन किसानों का जो जेब में जा रहा है उससे आपको क्या ऐतराज है? आप तो दूना करने वाले थे, दूना नहीं उसकी कमाई तो कम से कम रख लीजिए जो वो कमाता है। मुझे लगता है कि आप इसको गौर से सोचेंगे तो समझ जाएंगे कि ये मोदी पॉलिटिक्स कैसी है, और ये खास किस्म की एक मदारी पॉलिटिक्स है जिसमें रोज यही सब होता है। कोई पैर छू लेगा विदेश का तो कहा जाएगा भारत महान, देखो मोदी जी कितना महान लीडर है। कोई दुनिया का लीडर ऐसे नहीं करता है, लेकिन आप अपना ट्विटर पे अपना स्वागत ही दिखा देंगे। ऑस्ट्रेलिया में लोग विपक्ष के लोग बैठे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं मालूम है कि विपक्ष का एक आदमी सत्येंद्र जैन नरकंकाल बन गया है आपकी जेल में। आपने जिस तरह विपक्ष पे ईडी छोड़ा है ऑस्ट्रेलिया में नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए विपक्ष साथ होता है। आप जिस तरह से संसद में बड़े बड़े कानून लाते हैं विपक्ष को बोलने नहीं देते, इसलिए विपक्ष की नाराजगी है। लेकिन पार्लियामेंट भवन तो बना ही है, उद्घाटन भी होगा, उद्घाटन भी हो रहा है, और राष्ट्रपति नहीं होंगे, ये उसका एक ट्रेवेस्टी है। शासन ऐसे ही चलेगा। ये मदारी पॉलिटिक्स का एक नमूना है। ये गवर्नेंस एक डिफरेंट किस्म की गवर्नेंस है। इसको हमें आपको बड़े गौर से समझना पड़ेगा। अगर हम इसे समझ जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ हम इस गवर्नेंस के बारे में समझेंगे, और तब हम सोचेंगे कि हमारी बहबूदी किसमें है। हम आपको ये इसलिए बताते हैं कि हमारा दायित्व है कि बताएं कि अगर फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा है, अनाज के उत्पादन बढ़ा है, तो एक्सपोर्ट क्यों रोका है, इसके पीछे राज क्या है, किसानों के जेब में क्यों नहीं जाने देते आप वो आमदनी, और उसको आपने भिखमंगा क्यों बना दिया है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि इस गवर्नेंस को समझ के फिर फैसले आप अपने हिसाब से लेंगे। आज इतना ही, फिर किसी अन्य मुद्दे पे आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।